जय हिंद। स्वागत है आपका नॉलेज वर्ल्ड में। मैं नितेश श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी अपनी तैयारियों में लगे हुए होंगे। तैयारियों में लगातार चलते रहना बहुत ज़रूरी है। मंजिलों तक पहुंचने के लिए आपको लगातार चलना पड़ता है और आप मंजिल के यात्री हैं और अपनी यात्रा पर धीरे धीरे चलते रहिए। तो दोस्तों, नॉलेज की एक कड़ी में दूसरी कड़ी जोड़ते हैं और आज मैं आपको बताने वाला हूँ भारत आने वाले कुछ यात्रियों के बारे में, जिनके बारे में क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके पेपर में और पूछे भी जाते हैं कि कौन सा यात्री किसके समय में आया था। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो बनते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो कहीं मत जाइएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। कोई भी बात ऐसी नहीं होगी जो आपकी पढ़ाई से अलग हो। तो दोस्तों, कहा जाता है कि किसी जगह का अगर इतिहास जानना हो तो वहाँ के अभिलेख, वहाँ की पुस्तकें और वहाँ पर आए हुए यात्रियों के वर्णन के द्वारा आप उस जगह के बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे ही भारत में प्राचीन काल से यात्री भारत में आते रहे और अपने विचारों को कहीं ना कहीं किसी पुस्तक में क्रमबद्ध करते रहे, जिसके द्वारा लोगों को भारत के बारे में पता चला। ऐसे ही कुछ यात्रियों के बारे में आपसे पेपर में पूछा जाता है। तो भारत में सबसे पहले की बात कर रहे हैं। जो यात्रियों में आपसे क्वेश्चन जो आने वाला होता है वो आपसे पूछता है कि भारत आने वाला पहला यूनानी यात्री कौन था। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि मेगास्थनीज के बारे में आपने सुन रखा है क्या? मेगास्थनीज जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था जब चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र का शासक बन गया था और उसी के दरबार में मेगास्थनीज आया था। और मेगास्थनीज ने क्या किया था, उसने पाटलिपुत्र में रुककर ही इंडिका पुस्तक को लिखा था। ये वही मेगास्थनीज है जिसको सेलुकस निकेटर ने अपना राजदूत बना करके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो दोस्तों, मेगास्थनीज के बारे में ये पॉइंट याद रखिएगा। इंडिका पुस्तक का लेखक कौन था? मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज से ही मिलता जुलता नाम होता है दोस्तों इरेटोस्थनीज। आप इरेटोस्थनीज के बारे में क्या जानते हैं? कमेंट करके बताइएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी अपनी जानकारी बता करके अच्छा ही लगेगा। तो दोस्तों, मेगास्थनीज के बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डायमेकस। डायमेकस जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के लड़के जो बिंदुसार थे, बिंदुसार के दरबार में आया था। बिंदुसार जो था वो मौर्य वंश का शासक था और आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था और ये जो बिंदुसार था, बिंदुसार जो था वो कौन था? वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी हुआ करता था। तो बिंदुसार जो था उसके दरबार में आने वाला जो यात्री था वो डायमेकस था। डायमेकस को मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। पेपर में बहुत पूछा जाता है कि मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी किसे कहा जाता है और किसके दरबार में आया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगास्थनीज और चंद्रगुप्त मौर्य का जो लड़का था बिंदुसार, बिंदुसार के लड़के के दरबार में आया था डायमेकस। बिंदुसार कौन से संप्रदाय का अनुयायी था? तो आप ध्यान रखिएगा, आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? कमेंट करके आप बता दीजिएगा। उसके बाद बिंदुसार के बाद में बिंदुसार का लड़का अशोक जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था, बिंदुसार का लड़का था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आता है और अशोक जब गद्दी पे बैठता है तो इसके दरबार में आता है एक यात्री डायोनीसियस। ध्यान रखेंगे, डायोनीसियस। तो डायोनीसियस जो था वो अशोक के दरबार में आया था। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया था। ध्यान रखिएगा, कलिंग का युद्ध हुआ था। कलिंग के युद्ध में उसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीत लिया था और फिर जब उसने कलिंग को जीता और वहाँ पे बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ, खून खराबे को देख करके उसका मन व्यथित तो नहीं था, लेकिन हाँ, उपगुप्त से मिलने के बाद में उसका मन
व्यथित हुआ और उसने क्या किया, बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली। तो ध्यान रखिएगा, अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी, वो उपगुप्त के द्वारा दी गई थी। उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। अशोक के दरबार में आने वाला कौन सा यात्री था, तो ध्यान रखिएगा डायोनीसियस। मतलब मौर्य वंश में 3 यात्री आपको याद रखने, 3 शासक बहुत महत्वपूर्ण है। तीनों शासक के दरबार में कोई ना कोई यात्री, विदेशी यात्री आया। जैसे तो आप ध्यान रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य पूछेगा तो आप बताइएगा मेगास्थनीज, बिंदुसार पूछे तो डायमेकस बता दीजिएगा, और अशोक अगर पूछ लेता है तो बता दीजिएगा सीधे सीधे डायोनीसियस जो था अशोक के दरबार में आया था। भारत में शिलालेखों का प्रचलन जो था वो अशोक ने किया था, ध्यान रखिएगा। अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है ये आप कमेंट करके बता दीजिएगा दोस्तों। सेंट थॉमस को याद रखिएगा। सेंट थॉमस जो थे वो पहला शासक गोंदोफर्नीस के समय भारत आया था। पहला शासक हुआ करते थे गोंदोफर्नीस, उन्हीं के शासन के समय में ये आया था सेंट थॉमस। और सेंट थॉमस ने क्या किया था, भारत में ईसाई धर्म का प्रचार किया था। ईसाई धर्म के प्रचार के लिए आने वाला सेंट थॉमस किसके दरबार में आया था, तो ध्यान रखिएगा पहला शासक हुआ करते थे गोंदोफर्नीस। गोंदोफर्नीस के समय ये भारत में आया था। दोस्तों नेक्स्ट जो यात्री है आपका वो चीन से आता है। चीन से आने वाला जो यात्री था भारत में, सबसे पहले जो चीन की तरफ से यात्री आता है भारत में वो फाहियान आता है। फाहियान भारत आने वाला पहला चीनी यात्री होता है और फाहियान को यात्रियों का राजा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, यात्रियों का राजा किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर बनेगा फाहियान। फाहियान को यात्रियों का राजा कहा जाता है। फाहियान ने किताब लिखी थी फीयू की। फीयू की पुस्तक का लेखक भी फाहियान था। फाहियान जो था वो भारत में जब आया वो किसके दरबार में आया, तो आपका आंसर बनेगा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, ये मौर्य की बात नहीं हो रही है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय की बात हो रही है। जो गुप्त शासक हुआ करता था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। और महान कवि जो कालिदास हैं, जिन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, वो भी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही कवि हुआ करते थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो था, जिसे विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, उसके दरबार में आने वाला जो पहला चीनी यात्री था वो कौन था, वो फाहियान था। फाहियान ने कौन सी किताब लिखी वो आप बताएंगे। फीयू की पुस्तक का लेखक कौन था, फाहियान था। यात्रियों का राजा किसे कहा जाएगा, आपका आंसर बनेगा यात्रियों का राजा कहा जाता है किसको, फाहियान को कहा जाता है। दोस्तों यात्रियों का राजा आपको पता चल गया। क्या आप जानते हैं यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? यदि नहीं जानते हैं तो डोंट वरी, आपके साथ नितेश श्रीवास्तव हैं और आपको बताएंगे कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है। तो यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है दोस्तों ह्वेनसांग को। ह्वेनसांग को कहा जाता है। ह्वेनसांग जो था वो हर्षवर्धन के समय भारत आया था। हर्षवर्धन वर्धन वंश के थे और हर्षवर्धन के समय में ये भारत में आता है ह्वेनसांग। ह्वेनसांग जो था इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, नीति का पंडित कहा जाता है और वर्तमान का शाक्य मुनि भी कहा जाता है। इसकी 3 उपाधियों को ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत पेपर में पूछी जाती हैं आपसे। इसे ह्वेनसांग से रिलेटेड होता है। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाएगा, आप बोलेगा ह्वेनसांग को कहा जाता है। यात्रियों का राजा किसे कहा जाता है, तो अभी मैं बता के आया हूँ फाहियान को कहा जाता है। और नीति का पंडित किसे कहा जाएगा, तो ह्वेनसांग को कहा जाएगा। वर्तमान का शाक्य मुनि किसे कहा जाएगा, तो भी आप ध्यान रखिएगा ह्वेनसांग को कहा जाता है। लेकिन अगर केवल शाक्य मुनि कहता है, पेपर में आपसे अगर से पूछ लेता है कि शाक्य मुनि किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों खाली शाक्य मुनि की जब बात आएगी तो आपका आंसर बनेगा गौतम बुद्ध के बारे में। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि गौतम बुद्ध शाक्य कुल के थे, इसलिए शाक्य मुनि कहेगा तो गौतम बुद्ध को कहेगा। वर्तमान का शाक्य मुनि किसे कहा जाता है, तो आप पहुंच जाइएगा ह्वेनसांग के पास। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में भारत आता है और ह्वेनसांग ने भी एक किताब लिखी थी सीयू की। फाहियान लिखता है फीयू की और ह्वेनसांग लिखता है सीयू की। तो ध्यान रखेंगे हर्षवर्धन के समय आने वाला कौन था, ह्वेनसांग। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आने वाला था कौन, फाहियान। खाली चंद्रगुप्त मौर्य के समय आने वाला था वो था मेगास्थनीज, इंडिका पुस्तक का लेखक जो हुआ करता था। दोस्तों अगले यात्री के बारे में बताऊं तो अलमसूदी को याद रखिएगा।
भारत आने वाला पहला अरब यात्री, पहला अरब यात्री जो था वो अल मसूदी था। और इसे उपाधि के आधार पर अगर देखें तो इसे अरब का हेरोडोटस भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं हेरोडोटस कौन से विषय के पिता हैं? हेरोडोटस जो है वो इतिहास के पिता बोले जाते हैं, लेकिन इनको अल मसूदी को अरब का हेरोडोटस कहा जाता है। ये गुज्जर प्रतिहार वंश के एक शासक हुआ करते थे। महिपाल के समय ये भारत में आया था अल मसूदी। भारत के मानसून का जो सटीक वर्णन था वो अल मसूदी के द्वारा ही किया गया था, ध्यान रखिएगा। मानसून कौन सी भाषा का शब्द है ये आप कमेंट करके हमें बताएंगे। दोस्तों इसके बाद आप याद रखिएगा इब्न बतूता को। इब्न बतूता जो था वो मोरक्को का यात्री था और मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत में आया हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक वंश में शासक हुआ करता था। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह कहते थे लोग। दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा शासक होने के बावजूद भी उसे लोग पागल बादशाह कहते थे, विरोधाभासों का मिश्रण कहते थे। और उसी के समय में एक यात्री आता है इब्न बतूता। इब्न बतूता ने किताब लिखी थी, रहला पुस्तक लिखी थी, और इसकी विद्वता से प्रभावित होकर के मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको क्या किया था, दिल्ली का काजी बना दिया था। और कुछ समय के बाद में इसने क्या किया था, इसको अपना दूत बना करके चीन में भेजा था। तो ध्यान रखिएगा इब्न बतूता जो था वो किसके दरबार में आया था, ये यात्री, तो ध्यान रखिएगा ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन का क्या नाम था, अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, गूगल का प्रयोग मत करिएगा। ईश्वर ने आपको 1400 ग्राम का जो गूगल दे रखा है, दिमाग जिसे बोलते हैं, बहुत काम की चीज़ है, प्रयोग करिएगा। बंद दिमाग और बंद छाता किसी काम का नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों उसके बाद मैं आपको बताऊं, जो भारत आने वाला पुर्तगाली यात्री की बात आती है तो पुर्तगालियों में जो सबसे पहले नाम आता है आपके दिमाग में, वास्को डिगामा आता है। वास्को डिगामा जो था वो भारत आता है 1498 में भारत आता है, ध्यान रखिएगा। ये पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन का रहने वाला था और भारत आता है 1498 में। 1498 में केरल के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचता है। उससे पहले ये पहुंच जाता है गुजरात में पहुंचता है, तो वहाँ पे अब्दुल मनीक मिल जाता है। अब्दुल मनीक कहता है भैया आप गलत आ गए, आप मसालों की तलाश में आए थे तो आपको जाना पड़ेगा केरल की तरफ। केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। आप जानते हैं विश्व में सबसे अधिक मसाला का उत्पादन भारत में होता है, सबसे अधिक खपत भी भारत में होती है। एशिया की सबसे बड़ी मसाले की मंडी कहाँ है दोस्तों, आप जानते हो तो कमेंट करके बताइएगा, आपकी जानकारी दूसरों तक पहुँचे, अच्छा रहेगा। तो दोस्तों वास्को डिगामा जो था केरल के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचता है और वहाँ पे शासक जो हुआ करते थे उनको जमोरिन तब कहा जाता था। जमोरिन उनका स्वागत करता है और वास्को डिगामा भारत आने वाला पहला पुर्तगाली यात्री बन जाता है और यहाँ से बहुत सारे मसाले ले जाता है। पुर्तगाली लोग भारत को भी बहुत कुछ दे करके गए, प्रिंटिंग प्रेस हो गया, आलू गोभी, ये सब तो पुर्तगाली ही लेकर के आए थे। तो दोस्तों याद रखिएगा भारत आने वाला पहला पुर्तगाली यात्री कौन सा था, तो वास्को डिगामा था। वास्को डिगामा की कब्र के बारे में अगर पूछ लेता है आपसे कि वास्को डिगामा की कब्र भारत में कहाँ है, तो कोच्चि में है। कहाँ पे है, कोच्चि में है। कोच्चि केरल में पड़ता है, अरब सागर की रानी कोच्चि को कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। उसके बाद में आप याद रखिए विजयनगर साम्राज्य आपको ले चलता हूँ। दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी हरिहर और बुक्का ने, और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुई थी। और जो विजयनगर साम्राज्य था उनमें के जो शासक थे उनके समय में कुछ यात्री आए, और वो यात्री कौन कौन से थे आप ध्यान रखेंगे। जैसे कि आपसे कहेगा निकोलो कांटी। निकोलो कांटी जो था दोस्तों वो इटली का यात्री था। निकोलो कांटी इटली का यात्री था, इटली से आया हुआ था। और ये संगम शासक जो थे देवराय प्रथम के दरबार में आता है निकोलो कांटी, और उनके दरबार में ये आता है, इटली से आया हुआ था। इटली जो है ना दोस्तों उसे यूरोप का भारत कहा जाता है। इटली की गंगा पो नदी को कहते हैं। इटली की राजधानी रोम है और रोम में विश्व खाद्य संगठन का मुख्यालय है। तो दोस्तों आप बताइएगा विश्व खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई थी, कमेंट करके आप बता दीजिएगा। तो दोस्तों इटली से आने वाला जो ये था, इटली का निकोलो कांटी आया किसके दरबार में, संगम वंश के शासक देवराय प्रथम के दरबार में आया हुआ था। अगला शासक जो था देवराय द्वितीय।
तो देवराय द्वितीय जो था दोस्तों, इसके दरबार में आता है अब्दुल रज्जाक। फारस का ये यात्री था। फारस मतलब ईरान की बात कर रहा है। ईरान जो वर्तमान में दोस्तों है, उसे पहले फारस बोला जाता था। वहाँ से ये अब्दुल रज्जाक आता है और अब्दुल रज्जाक क्या करता है, इनके दरबार में आता है। किसके दरबार में, तो आप कहेंगे देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। देवराय द्वितीय कौन से वंश के थे, तो आप सीधे से कहेंगे ये संगम वंश के थे। कौन से वंश के थे, संगम वंश के थे। उसके बाद में दोस्तों आप ध्यान रखेंगे डोमिंगो पायस। डोमिंगो पायस, डोमिंगो पायस जो था यात्री, ये पुर्तगाल से आया था और विजयनगर साम्राज्य का जो वंश था तुलुव वंश, तुलुव वंश के शासक हुआ करते थे कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय जो थे, इनके समय में ये आता है। तुलुव वंश के शासक कौन, कृष्णदेव राय के समय में आने वाला कौन था, डोमिंगो पायस था। कृष्णदेव राय जो थे कृष्णदेव राय के समय को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है और इनके दरबार में 8 तेलुगु कवि हुआ करते थे। कृष्णदेव राय के दरबार में जो 8 तेलुगु कवि हुआ करते थे, उनको अष्ट दिग्गज कहा जाता था। क्या कहा जाता था, अष्ट दिग्गज कहा जाता था। कृष्णदेव राय के दरबार में जो भी 8 तेलुगु कवि हुआ करते थे, उन्हें क्या कहते थे, अष्ट दिग्गज कहा जाता था। ऐसे ही दोस्तों अष्ट प्रधान की बात कर लेता है, कभी कभी पेपर में आपसे कहता है कि अष्ट प्रधान किसके दरबार में थे। तो दोस्तों याद रखिएगा, अष्ट दिग्गज के साथ ही इसको भी कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। अष्ट प्रधान की जब बात करेगा तो अष्ट प्रधान शिवाजी के दरबार में हुआ करते थे और वो 8 मंत्रियों का समूह हुआ करता था। क्या हुआ करता था, 8 मंत्रियों का समूह हुआ करता था। जबकि अष्ट दिग्गज की बात करेगा तो अष्ट दिग्गज क्या हुआ करते थे, आप फटाक से बताइएगा कि अष्ट दिग्गज की जहाँ पे बात आ रही है तो अष्ट दिग्गज जो थे वो 8 तेलुगु भाषा के कवि हुआ करते थे। और ये अष्ट दिग्गज किसके दरबार में हुआ करते थे, तब आप कहिएगा तुलुव वंश का शासक कृष्णदेव राय थे और इन्हीं के समय में ये 8 कवि रहा करते थे। और इनके समय में आने वाला यात्री कौन था, तो सीधे बताइएगा डोमिंगो पायस इनके समय में यात्री जो था इनके दरबार में आया हुआ था। निक्तिन की बात करेगा, निक्तिन भी एक यात्री था। वो बहमनी साम्राज्य के शासक मोहम्मद तृतीय के दरबार में आया था। बहमनी साम्राज्य की भी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुई थी। दोस्तों जब कोई राजा कमज़ोर हो जाता है तो उसके जो मंत्री होते हैं या इधर उधर के लोग होते हैं वो अपने को सर्वश्रेष्ठ स्थापित कर लेते हैं और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। ऐसे ही मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 2 नए साम्राज्यों का गठन हुआ था, जैसे विजयनगर साम्राज्य बना था और बहमनी साम्राज्य बना था। तो बहमनी साम्राज्य जो था वो मुस्लिम शासकों का था और विजयनगर साम्राज्य था हिंदू शासकों ने उसको स्थापित कर लिया था। तो बहमनी शासक जो था मोहम्मद तृतीय के समय में रूसी यात्री आता है निकितिन। रूस के बारे में दोस्तों आप जानते होंगे, विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है और रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस के पास ही पड़ता है बेलारूस। बेलारूस की राजधानी क्या है, आप कमेंट करके बता दीजिएगा दोस्तों। उसके बाद मैं आपको बताऊं तो भारत आने वाला पहला डच यात्री की जब बात होती है तो कार्नेलिस डहस्तमान की बात आती है। कार्लेनिस डहस्तमान की बात आती है। पोलैंड जो है ना, उसे पहले हॉलैंड कहा जाता था और हॉलैंड के निवासियों को पहले डच बोला जाता था। क्या बोला जाता था, डच बोला जाता था। भारत तो सबके लिए मामा का घर रहा है। कभी कोई आएगा लूटने के लिए, कोई यात्रा के नाम पे आएगा, कोई यात्री बन के आएगा, कोई घुसपैठिया बन के आएगा, जो भी आएगा सबका स्वागत हो रहा है। तो ऐसे ही जो भी आ रहा था, भारत आने वाला पहला डच यात्री की बात कर दे आपसे तो आप बताइएगा कार्नेलिस डहस्तमान भारत में आने वाला पहला डच यात्री था। दोस्तों मुगल वंश चल रहा था, जहांगीर का समय चल रहा था। जहांगीर के समय में आने वाले जो यात्री थे वो अंग्रेज यात्री थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हो चुकी थी और वहाँ की तरफ से ब्रिटेन के जो शासक थे जेम्स प्रथम जो थे, उन्होंने क्या किया, अपने जो थे यात्री उनको भेजा कि आप जाइए जहांगीर से भारत में व्यापार करने की इजाज़त ले लीजिए। तो ऐसे ही उन्होंने कैप्टन हॉकिंस को भेजा था। कैप्टन हॉकिंस जब भारत आता है और जहांगीर के दरबार में पहुंचता है तो जहांगीर से वो व्यापारिक रूप से जो मिलनी चाहिए थी स्वीकृति वो नहीं प्राप्त कर पाता है हॉकिंस और वापस चला जाता है। लेकिन जहांगीर के दरबार में दूसरा यात्री आता है अंग्रेज़ों का, वो टॉमस रो, सर टॉमस रो। रो टॉमस रो इतना रोया
या इतनी मिन्नतें करी कि उसे जहांगीर ने व्यापार करने के लिए अनुमति प्रदान कर दी। तो ध्यान रखिएगा, जहांगीर के दरबार में आने वाला जो पहला अंग्रेज यात्री था कैप्टन हॉकिंस था, लेकिन व्यापारिक रूप से स्वीकृति प्राप्त करने वाला अंग्रेज कौन सा था? वो सर टॉमस रो था। जहांगीर दोस्तों जो था वो अकबर का पुत्र हुआ करता था और शाहजहां का पिता हुआ करता था। जहांगीर का मकबरा कहाँ है आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। दोस्तों उसके बाद में आपको बताऊं शाहजहां के दरबार में जो आने वाले यात्री थे वो थे पीटर मुंडी आता है, निकोलो मनुची आता है। पीटर मुंडी और निकोलो मनुची, और ये जो यात्री थे वो शाहजहां के समय में आते हैं। तो दोस्तों यात्रियों के बारे में जो जानकारी है, आपको इतनी जानकारी तो होनी ही चाहिए, कंपटीशन के हिसाब से आपको इतनी जानकारी तो होनी ही चाहिए। और उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी भी लगी होगी। ये जानकारी अच्छी लगे आपको तो अपने दोस्तों को भेजिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, पूछे गए सवालों का जवाब दीजिएगा। किस विषय पे वीडियो चाहते हैं ये भी कमेंट करके बताइएगा, तो आपको बहुत ही जल्दी उस वीडियो को भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी है। तो इतने यात्रियों को अपने सक्सेस की यात्रा में समाहित करके रखिए। मिलता हूँ नए वीडियो के साथ में, नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, विजय हिंद। अपना और अपनों का ख्याल रखें, अपनों के लिए जिएं, अपने सपनों के लिए जिएं। जय हिंद, विजय हिंद।